गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डी एंड एफ ब्लॉक का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। 2 लेक्चर तो कंप्लीट हो चुके हैं, आज थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक का। तो सभी को वीडियो देखने के लिए, ऑनलाइन वीडियो देखने के लिए सभी का स्वागत है और सभी ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को। और ये जो चैप्टर है 3 नंबर का है, थर्ड लेक्चर मेरा चल रहा है। तो इस थर्ड लेक्चर के अंदर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ 3D सीरीज। 3D सीरीज जो आपके पास 3D वाली जो श्रेणी है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आज स्टार्ट करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एंड उसका मैग्नेटिक मोमेंटम निकालना चेक करेंगे। उसके बाद में उसकी साइज वगैरह प्रॉपर्टीज देख लेंगे कि भाई डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टी मतलब गुण क्या होते हैं, उपयोग क्या होते हैं डी एंड एफ ब्लॉक के। तो डी ब्लॉक के उपयोग चेक कर लेंगे। ओके, तो लेट्स गो स्टार्ट नाउ डी एंड एफ ब्लॉक लेक्चर नंबर 3। ओके, डी एंड एफ ब्लॉक लेक्चर नंबर 3, डी एंड एफ ब्लॉक लेक्चर नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने को बताना है किसका, 3D सीरीज। अपनी बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3D श्रेणी का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है। 3D श्रेणी का 3D श्रेणी का सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि 3D श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। 3D श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो 3D श्रेणी का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा आपके पास 4s122 4s122 एंड 3D 4s122 एंड 3D1 to 10। ये इसका क्या हो जाएगा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा इसका 3D श्रेणी का 4s122 एंड 3D1 to 10। इस 3D श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। यह 3D श्रेणी को बोला जाता है प्रथम संक्रमण तत्व। क्या बोला जाता है, प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी का सामान्य सूत्र लिखिए, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। प्रथम संक्रमण श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो आप कैसे करेंगे, 4s122 एंड 3D1 to 10। ये सर हम कैसे लिखेंगे, तो वो देखो कि आप 3D हो, 4D हो, 5D हो, 6D हो, किसी का भी हो, तो आपको पता है कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ns122 n-1d1 to 10। किसका होता है, डी ब्लॉक तत्वों का होता है। तो डी ब्लॉक तत्वों का n का मतलब तो क्या हो गया, बाह्यतम कोश। तो ये जो 3D है, ये 3D यहाँ 3D n-1d का मतलब कौन सा हो गया, 3D सीरीज है तो 3D हो गया। तो यहाँ n-1 है 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर n की जगह 4 रख के देख लो, तो यहाँ पर भी 4 रख दो, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 4s आ गया। 1 to 2 एंड 1 to 10। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका, प्रथम संक्रमण श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s122 एंड 3D1 to 10 हो जाएगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं 3D तत्व। ओके, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व लिखते हैं सबसे पहले। तो स्टार्ट कर रहे हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। ये जितने भी तत्व हैं ये कौन सी श्रेणी के तत्व हैं, 3D श्रेणी के तत्व हैं। ये कौन सी श्रेणी के तत्व हैं, 3D श्रेणी के तत्व हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो देखें सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो चेक करना है। स्कैंडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 21 और टाइटेनियम का होगा 22
और वेनेडियम का होगा 23 और इसका हो जाएगा 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकिल का 28, कॉपर का 29 एंड जिंक का क्या हो जाएगा 30। तो ये आपके पास हो गया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल एंड कॉपर एंड जिंक। ओके, अब आपको जनरल इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेक करना है, किसका, स्कैंडियम का, टाइटेनियम का, वेनेडियम का, क्रोमियम का, मैग्नीज का, आयरन का, कोबाल्ट का, निकिल का, कॉपर का एंड जिंक का, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो देखिए बेटा कैसे लिखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए एक रूल फॉलो होता है, वो आप यहाँ पे याद कर लेना, 1s 2s 1s 2s 2p 3s 3p 4s एंड 3d। ये आपके पास यहाँ तक याद कर लेना, ये जिंक तक आ जाएगा कंप्लीट, कहां तक आ जाएगा, जिंक तक आ जाएगा। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s एंड 3d। देखो भाई s जो उपकोष है, इस s उपकोष के अंदर आपके पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 2। इसके अंदर भी मैक्सिमम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और p के अंदर जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। इस s के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और p के अंदर भी अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। और इसी टाइप से इस 4 के अंदर, पूरा s के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। बट इस d के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो याद रखना है s के अंदर तो 2, p के अंदर 6, d के अंदर 10 और f के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जाते हैं। तो s ब्लॉक के तत्व आपने लिखा होगा, s ब्लॉक के अंदर फर्स्ट ए और सेकंड ए ही आता है। इसका मतलब s के अंदर अधिकतम कितने तत्व उपस्थित होते हैं, 2 ही तत्व उपस्थित होते हैं एक सीरीज के अंदर, एक श्रेणी के अंदर। तो इसका मतलब s ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम कितने, वो जो s उपकोष जो होता है उसके अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2। p के अंदर 6 एंड d के अंदर 10 एंड f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे स्कैंडियम स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज को याद रखना है। तो देखो भाई स्कैंडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 21 होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो होगा 1s2 2s2 2p6, फिर आ जाएगा 3s2, फिर 3p6 एंड क्या आ जाएगा 4s एंड 1 आ जाएगा, 4s2 एंड 3d और 3d1 ये आपके पास आ जाएगा। टोटल चेक कर लो, 2 2 4 और 6 कितने हो गए, 10 और 2 12 12 6 18 2 20 और 20 और 1 कितना हो गया, 21 हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये जो परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन आ गए, इट मींस हमारा ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बिल्कुल राइट है। ओके, तो यहाँ से स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया ये हो गया। लेकिन आपको इसका सेकंड जो फॉर्म होगा, आप ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, यहां से लेके यहां तक टोटल इलेक्ट्रॉन है अपने 18, यहां से लेके यहां तक टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। तो आपको पता है स्कैंडियम से पहले एक अक्रिय तत्व उपस्थित होता है जिसे बोला जाता है ऑर्गन। स्कैंडियम से पहले कौन सा अक्रिय तत्व उपस्थित होता है, ऑर्गन। अक्रिय तत्व कौन कौन से होते हैं, नोबल गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ओके, हीलियम का कितना होता है 2 10 18 36 54 एंड 86। तो मेरे को ये बताएं कि भाई स्कैंडियम का जो 21 जो है, इस 21 से पहले अक्रिय तत्व कौन सा उपस्थित है, ऑर्गन उपस्थित है। 21 से पहले कौन सा है, 18 है। तो 18 यहां तक आ जाएगा, 18 तो 18 आ जाएगा। तो इस 18 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऑर्गन लिख सकते हैं। तो ये ऑर्गन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऑर्गन 18। समझ में आई बात, ये तो ऑर्गन 18 हो गया। अब आगे क्या है आपके पास, 4s2 एंड 3d1। तो ये मैंने कर दिया 4s2 एंड 3d1, ये कर दिया मैंने 4s2 एंड 3d1। तो इसका सामान्य स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्गन 18 4s2 3d1। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दोनों ही सही है। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी ये हो जाएगा 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2 और क्या हो जाएगा 3d2 हो जाएगा। तो टोटल आप चेक कर लेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन 22 हो गए। यहां से लेके यहां तक 18 हो गए, 18 और 4 कितने हो गए 22 यानी 22 हो गए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने को लिखना है शॉर्ट के अंदर, ऑर्गन की फॉर्म के अंदर। तो ऑर्गन 18 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और आप देखेंगे यहाँ पर क्या बच गया 4s2 एंड 3d2, तो ये कर दिया मैंने 4s2 एंड 3d2। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया आपका टाइटेनियम का। ओके अब स्टार्ट करते हैं वेनेडियम का। सेम वेनेडियम का भी ऐसे कैसे आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूं ऑर्गन 18 एंड 4s2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद में किसका कर देते हैं, क्रोमियम का कंप्लीट, वेनेडियम का हो गया, अब क्रोमियम का कर लेते हैं। क्रोमियम का क्या हो जाएगा ऑर्गन 18 एंड 4s1 और क्या हो जाएगा 3d5, 4s1 एंड 3d5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। लेकिन आपको पता है यहाँ पर 4s2 नहीं है यार, यहाँ पर 4s2 नहीं है, 4s1 है और यहाँ पर 3d4 की जगह आ गया 3d5 आ गया। वो इस वजह से होता है कि 4s2 एंड 3d जो 4 है इसमें से s में से s जो कोष है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है ये कहां पर चला जाता है 5 के अंदर चला जाता है। क्यों, क्योंकि n-1d इसको बोला जाता है n-1d और इसे बोला जाता है ns। ये ऐसे कह सकते हैं 4s एंड 3d के बीच में जो ऊर्जा अंतराल जो होता है, एनर्जी जो गैप है, ऊर्जा अंतराल जो होता है बहुत ही मिनिमम होता है, मतलब न्यूनतम होता है, बहुत ही न्यूनतम होता है। ns और n-1d के बीच में ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है और बहुत कम होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ये कहां चला जाता है d के अंदर चला जाता है। क्यों, क्योंकि d4 की तुलना में जो d5 जो होता है ये क्या होता है अर्धपूरित कक्षक होता है, अर्धपूरित विन्यास होता है, ये अर्धपूरित विन्यास होता है। और अर्धपूरित हो और पूर्ण पूरित हो, अर्धपूरित का मतलब होता है कि d के अंदर आप जानते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ जाते हैं 10, तो इसका आधा कितना हो गया 5, तो इसको तो बोला जाता है अर्धपूरित विन्यास और इसको बोला जाता है पूर्ण पूरित कक्षक। इसे बोला जाता है अर्धपूरित कक्षक, इसे बोला जाता है पूर्ण पूरित कक्षक। अर्धपूरित कक्षक हो चाहे पूर्ण पूरित कक्षक हो, ये क्या होते हैं स्थायी होते हैं, अन्य विन्यास की तुलना में क्या होते हैं स्थायी होते हैं। तो अर्धपूरित कक्षक और पूर्ण पूरित कक्षक जो होते हैं, अदर विन्यास जो होते हैं, जो दूसरे जो विन्यास होते हैं उनकी तुलना में क्या होते हैं स्थायी होते हैं। और स्थायी होने की वजह से ये जो s की जो एक इलेक्ट्रॉन जो है ये शिफ्ट हो जाता है किसकी साइड में, d वाली साइड में। क्यों, क्योंकि ऊर्जा अंतराल कम होता है, एक तो 3d एंड 4s के बीच में ऊर्जा अंतराल कम होता है और दूसरा कारण ये है कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इस d के अंदर जाता है तो ये d5 हो जाता है और d5 होने की वजह से ये क्या हो जाता है अर्धपूरित कक्षक हो जाता है और अर्धपूरित कक्षक होने की वजह से ये स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है और स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो इस वजह से ये क्या हो जाता है d5 के फॉर्म में होगा और s किस फॉर्म में होता है s1 के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4s1 3d5, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्रोमियम एक एक्सेप्शन है, आना तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये था 4s2 3d4, 4s2 3d4, बट ये नहीं है, क्या है यहाँ पर 4s1 3d5, इसका क्या आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा। ओके, ये तो क्रोमियम का हो गया। अब देखते हैं मैग्नीज का। तो मैग्नीज का क्या हो जाएगा ऑर्गन 18 और आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 4s2 और क्या आ जाएगा वापिस 3d5, 18 19 20 19 20 और 5 क्या हो गए 25। ओके, सेम आयरन का कर दो, आर्गन 18 और क्या हो जाएगा 4s2 3d6 हो जाएगा। इसी टाइप से कोबाल्ट का क्या हो जाएगा ऑर्गन 18 और क्या हो जाएगा 4s2 और 3d7 हो जाएगा। सेम टाइप निकल का क्या हो जाएगा ऑर्गन 18 और क्या हो जाएगा 4s2 3d8 हो जाएगा। सेम टाइप कॉपर का क्या हो जाएगा ऑर्गन 18 और क्या हो जाएगा 4s2 एंड 3d9। ओके, और जिंक का क्या हो जाएगा ऑर्गन 18 और क्या हो जाएगा 4s2 3d10 हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा। बट ये जो कॉपर जो है, ये कॉपर और क्रोमियम जो है, ये दोनों के दोनों ही एक्सेप्शन समझो, एक्सेप्शन तो नहीं है लेकिन अब मतलब इसका रीजन तो हम दे ही रहे हैं। तो यहाँ पर देखो कॉपर जो है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्गन 18 4s2 3d9 आ रहा है, 4s2 3d9 आ रहा है। ये जो कॉपर जो है इसका आ रहा है 4s2 3d9, लेकिन ये 4s2 3d9 ये गलत है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्यों, क्योंकि ये जो कॉपर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4s1 और ये हो जाएगा 3d10। ये 4s1 3d10 क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है? कारण, फर्स्ट कारण तो ये है कि n-1d मींस 3d और 4s के बीच में ऊर्जा अंतराल बहुत कम होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके एक इलेक्ट्रॉन किसके अंदर चला जाता है, d कक्षक के अंदर चला जाएगा।
4s और 3d के बीच में ऊर्जा अंतराल कम होने की वजह से ये जो एक इलेक्ट्रॉन जो है ये किस कक्षक के अंदर चला जाएगा, डी कक्षक के अंदर चला जाएगा। और जैसे ही डी कक्षक के अंदर जाएगा तो इसे डी कक्षक की स्थायित्व, ये डी कक्षक क्या करेगा, अपना स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। इट मींस ये जो डी है ये कंप्लीट बन जाएगा, मतलब पूर्ण पूरित हो जाएगा। डी के अंदर देखो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, इस डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10। और 10 का मतलब होता है कि कंप्लीट भर गया, फुल भर गया एकदम। और पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षक क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, और ये स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर शिफ्ट हो गया। ओके, और ये स्थायी विन्यास के कारण और ऊर्जा अंतराल के कारण, ऊर्जा अंतराल इन दोनों के बीच में क्या होता है, कम होता है। और ऊर्जा अंतराल कम होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इस साइड में शिफ्ट हो जाता है और ये क्या कर लेता है, स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। इस वजह से ये जो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, 4s2 3d9। ओके, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d श्रेणी का कंप्लीट हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों एग्जांपल कॉपर एंड क्रोमियम, ये दोनों के दोनों एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ बेस। एग्जाम के तरीके से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से हो सकता है आपको पूछ लिया जाए कि कॉपर +1 के अंदर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक मैं बता देता हूँ, चुंबकीय आघूर्ण का जो सूत्र होता है, चुंबकीय आघूर्ण, इसका जो सूत्र होता है वो होता है, कल भी बताया था मैंने, ब्रैकेट n +2 4 मैग्नेटॉन, ये इसका सूत्र होता है। n का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है ये n को प्रदर्शित करती है। एक क्वेश्चन मैं करके बता देता हूं, बाकी सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। देखें, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। सपोज दैट मेरे पास कौन से ले, कॉपर का ले लेते हैं, नहीं क्रोमियम का ले लेते हैं, क्रोमियम +1 +2 ले लेता हूं, क्रोमियम +2। ओके, क्वेश्चन आएगा क्रोमियम +2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्रोमियम +2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है और इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। ये प्रतिचुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है, ये इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, प्रतिचुंबकीय होगी या अनुचुंबकीय होगी। ये 3 क्वेश्चन है। क्रोमियम +2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा और इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, प्रतिचुंबकीय होगी या अनुचुंबकीय होगी, यह आपको क्वेश्चन के अंदर चेक करना है। तो किस टाइप से चेक करेंगे वो देखें। तो क्रोमियम +2 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो कैसे निकालेंगे। क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 24। कितना हो गया, 24। और 24 हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा, वो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आएगा वो ऑर्गन 18। और क्या हो जाएगा, देखो ट्रिक देखो, शॉर्टकट है, 3d2 4s2 है ना, तो ये हो जाएगा 3d, ये हो जाएगा 3d, और 3d के अंदर कितने आ गए 4, और 4s के अंदर कितना आ गए 2। बट ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्रोमियम और कॉपर क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। तो डी के अंदर तो कितने होते हैं, 5 होते हैं, और इसके अंदर कितने होते हैं, एस के अंदर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, लेकिन ये तो सिर्फ क्रोमियम का है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, क्रोमियम का है। अपने को किसका चाहिए, क्रोमियम +2 का चाहिए। तो क्रोमियम +2 का कैसे करें, यहाँ पर +2 लगाते ही, +2 का मतलब हो गई 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई। सबसे पहले बाह्यतम कोश से 1 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, फिर उससे 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से हटा देना है, तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नया जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा वो कितना आ जाएगा, ऑर्गन 18, और आपके पास क्या आ जाएगा 3d4, ऑर्गन 18 3d4। ये आपके पास नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया किसका, क्रोमियम +2 का। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये तो क्रोमियम का है, अपने को किसका चाहिए, क्रोमियम +2 का चाहिए। किसका चाहिए, क्रोमियम +2 का। और क्रोमियम +2 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाएगा वो क्या आएगा, ऑर्गन 18 3d4 एंड 4s, और ये क्या हो जाएगा 4s0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये अपने कर लिया तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। कैसे, वो देखिए, सबसे पहले अपने को क्या देखना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कैसे चेक करना है, ये जो 3d जो है, 4s के अंदर जो 0 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, छोड़ दो। अब ये जो d है, d जो कक्षक होते हैं उसके अंदर टोटल कोष कितने होते हैं, 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये 5 कर दिया। अब d के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, तो 1
2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन मैंने क्या कर दिए इसके अंदर फिल कर दिए। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर जो 5 बढ़ते छठा जो इलेक्ट्रॉन जो आएगा पहले वाले बक्से के अंदर उल्टा आ जाएगा। ठीक है, ये थ्योरी बताई जाती है परमाणु वाला जो चैप्टर होता है ना, एटम वाला जो सेकंड चैप्टर है 11th के अंदर, वहां बताई जाती है। 3-4 थ्योरी लगती है वहां पर बताई जाती है। आपबॉक्स सिद्धांत है, N+L रूल है, ठीक है, तो वो बहुत सारे रूल है वहां पर, 2-3 रूल है वो बताए जाते हैं किस टाइप से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वो वहां पर सीख लिया होगा आपने। तो सबसे पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन ये फिल कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये फिल कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये फिल कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये फिल कर दिया। तो आपने डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने, ये मैंने 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, भर दिया। ठीक है, मान लो कि सर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते तो कैसे फिल करते, 1 2 3 4 5, ये 5 होगा, नया इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो 5 चला जाएगा, 6 7 बनना हो तो 7, 8 बनना हो तो 8, 9 10, लेकिन अपने को तो कितने बनने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन तो बनने हैं, तो ये मैंने 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 2 3 एंड 4। तो देखो ये युग्मित है, युग्मित है कि नहीं है, ये युग्मित नहीं है। युग्मित किसे बोला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन तो ऐसे और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हो, इसे बोला जाता है युग्मित इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे ये सिंगल है, अकेला है, और अकेला है तो ये अयुग्मित हो गया। ये तो युग्मित हो गया, अकेला है तो वो क्या हो जाएगा, अयुग्मित हो जाएगा। तो यहाँ पर अयुग्मित कितने आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहाँ पर आ गए हमारे पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और ये जो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसका मतलब n का मान कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। n का मान कितना आ गया, 4 आ गया। और इस 4 की वैल्यू कहां पुट कर दो, इस फॉर्मूले के अंदर क्या कर दे रखते हैं। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा इसका, 4 4 प्लस 2, 4 तो 6, 6 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 24 रूट 24। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो 4.87 या 5 के करीब आंसर आएगा। ये 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, वो चेक कर लेना। बोर मैग्नेटॉन आंसर आएगा इसका। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं आप, 24 बोर मैग्नेटॉन। ये आपके पास आ गया चुंबकीय आघूर्ण, रूट 24 बोर मैग्नेटॉन या 4.8583 बोर मैग्नेटॉन आपका आंसर आ गया। पहले क्वेश्चन का आंसर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n की वैल्यू कितनी आ गई, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, 4 आंसर आ गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, रूट 24 बोर मैग्नेटॉन या 4.85 बोर मैग्नेटॉन जो भी है। अब आगे है चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यदि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक भी, मैंने बोला एक भी, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हो, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 आ जाए तो उसे तो बोला जाता है प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो, एक भी यदि प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मोर देन 0 हो, मतलब 0 से ज्यादा होने चाहिए, यदि 0 है तो वो तो क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, यदि ऐसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ रही है, मतलब नॉट इज इक्वल टू 0, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 नहीं होने चाहिए। और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। एक होता है डायमैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक। इट मींस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इट मींस ये चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, यहाँ पर पैरामैग्नेट हो जाएगी। कौन सा हो जाएगी, पैरामैग्नेट, यानी प्रतिचुंबकीय पैरामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। देख लेना, इंग्लिश का हिंदी का मेरे को पता नहीं है, बट ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेट हो जाएगा। ओके ओके, तो हिंदी में हो सकता है कंफ्यूज, प्रतिचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय होगा, मेरे को पता नहीं, लेकिन इंग्लिश में देख लेना पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 है। इसका मतलब ये चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक नेचर जो होगी वो किस टाइप की होगी, पैरामैग्नेटिक नेचर होगी, पैरामैग्नेटिक नेचर होगी। ओके, और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, डायमैग्नेटिक आ जाता। तो आपको मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चनों के आंसर करने हैं, देखना कौन कौन से हैं। एक तो मेरे पास है कॉपर +2 का, ठीक है, एक मेरे पास है Zn+2 का, और एक मेरे पास है क्रोमियम +6 का। इन तीन के आपको आंसर कल लेके आने हैं, और तीनों के आंसर सेम ये लेके आने हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, कॉपर +2 के अंदर चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, कॉपर +2 का, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, कॉपर +2 की। सेम इसका तीनों के दोनों क्वेश्चन इसके करने हैं, और तीनों के तीनों क्वेश्चन इसके करने हैं। टोटल क्वेश्चन हो गए 3 3 6 3 9 क्वेश्चन हो गए। ये 9 के 9 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट डे करके लेके आने हैं। और यहाँ तक मैंने समझाया, शायद आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। और यदि नहीं समझ में आया है, और यदि किसी टॉपिक्स के अंदर डाउट हो, तो आप नीचे मतलब अपनी फोटो खींच के और अपने जावर जी सर को दे देना, वो मेरे पास सेंड कर देंगे। ओके, और मैं उसका सॉल्यूशन उनके पास सेंड कर दूंगा, वो आपके पास पहुंच जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।